अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये कहकर गर्ल आईने की तरफ बढ़ा और आईने में दाखिल होकर गायब हो गया। इसके जाने के बाद नीलम दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने जल्दी से दरवाजा खोला और दरवाजे पर अकबर खड़ा था। नीलम अकबर को देखकर मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में अजीब पुरस्कारियत थी। वो अंदर आया और बोला, ये खुशबू कैसी है, बड़ी मशहूर कुन। नीलम ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से बेड पर आकर बैठ गई। नीलम, तुम कमरे में मोमबत्ती देखने आई थी, फिर यहीं रह गई? तुमने दरवाजा भी बंद कर लिया, क्या कर रही थी? दरवाजा बंद करके अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कब आए शोरूम से? नीलम ने इसके सवाल का जवाब बोलकर के अपना सवाल कर दिया। अभी आया हूँ। घर आया तो मोमबत्ती का किस्सा मालूम हुआ। तुम्हारे बारे में मैंने पूछा तो अम्मी ने बताया कि तुम कमरे में हो। मैं यहाँ आया तो कमरे का दरवाजा बंद था। फिर इसकी नजर मोमबत्ती पर पड़ी। अरे ये तो जल रही है। हाँ अकबर, ये अब जलती रहेगी, इसे अब कोई नहीं बुझा सकता है। नीलम ने अजीब लहजे में कहा। क्या मतलब नीलम? मैं समझा नहीं। अकबर की समझ में कुछ ना आया। मैंने कहा इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकता, ये जलती रहेगी। मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि ये क्या बात हुई भला? ये मोमबत्ती कितनी देर जलेगी? घंटे 2 घंटे, इसके बाद खुद ब खुद बुझ जाएगी। लेकिन तुम कह रही हो कि जलती रहेगी। अकबर ने कहा, नहीं ये आम मोमबत्ती नहीं है। नीलम पुरस्कार लहजे में बोली। इसे लाया कौन? ये सिंगार मेज पर आई किस तरह, कुछ पता चला? अकबर ने पूछा। हाँ मुझे सब मालूम हो गया है, जरा मुझे भी बताओ। अकबर ने इसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं मैं कुछ बता नहीं सकती, मुझे कुछ नहीं मालूम। नीलम तुम आज कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीलम ने संभल कर कहा। अच्छा, अकबर ने तंजिया अंदाज में कहा। खामोशी से मोमबत्ती की तरफ बढ़ा। मोमबत्ती के करीब पहुंचकर इसने इसका मुआयना किया। वो तकरीबन 1 फुट लंबी थी। गोलाई 2 इंच होगी। इसका रंग सुर्ख था। वो काफी देर से जल रही थी, लेकिन एक कतरा मोम भी नहीं पिघला था। इसने झुककर फूंक मारी, पहले आहिस्ता से फिर जोर से, लेकिन मोमबत्ती का कुछ ना बिगड़ा। इसने नीलम की तरफ देखा जो बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठी थी। अकबर बेड पर बैठ गया। नीलम गैर इरादी तौर पर थोड़ा सा परे खिसक गई। अकबर को महसूस हुआ जैसे वो नशे में हो। तुम बोलती क्यों नहीं? अकबर के लहजे में बड़ी उलझन थी। क्या बोलूं अकबर, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकेगा? नीलम ने यकीन से कहा। मैं इसे बुझाकर छोड़ूंगा। अकबर को भी गुस्सा आ गया। तो फिर और कोशिश कर देखो। नीलम ने इसे चैलेंज किया। ठहरो मैं भी आता हूँ। ये कहकर अकबर कमरे से निकल गया। वो सीधा बावर्ची खाने में गया। वहां से स्टील की एक प्लेट उठाई और फौरन वापस कमरे में आ गया। राजदर साबरा ने इसे प्लेट ले जाते हुए देखा तो वो भी इसके पीछे हो ली। अकबर ने सिंगार में इसके करीब पहुंचकर वो स्टील की प्लेट इस मोमबत्ती के ऊपर रख दी। चंद सेकंड बाद उठाई तो दबी हुई लो फिर सीधी हो गई। मोमबत्ती बदस्तूर जलती रही। फिर इसकी नजर स्टील की प्लेट पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि प्लेट में एक छोटा सा सुराख हो गया था। मोमबत्ती की लो इस कदर तेज थी कि चंद सेकंडों में इसने स्टील को पिघला कर रख दिया। अकबर ने चाहा कि इस प्लेट को मोमबत्ती पर खींच मारे, लेकिन साबरा ने इसके इरादे को भांप लिया। इसने इसका हाथ पकड़ लिया और घबरा कर बोली, नहीं बेटा ऐसा मत करना। अगर ये मोमबत्ती प्लेट लगने की वजह से सिंगार मेज पर गिर गई तो याद रखो सिंगार मेज जलकर राख हो जाएगी। पूरा घर आग की लपेट में आ जाएगा। फिर अम्मी मैं ऐसा करता हूँ कि इसे उठाकर बाहर फेंक आता हूँ। अकबर गुस्से से बोला। नहीं। नीलम एकदम तड़प कर बोली। इस मोमबत्ती को कमरे से बाहर ना ले जाना। इसके लहजे में खौफ था। क्यों? अकबर ने हैरत से नीलम को देखा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मालूम क्या हो जाए। नीलम कांप उठी। क्या औरतों वाली बातें करती हो? अकबर ने कदरे गुस्से से कहा। मैं भी इसे उठाकर बाहर फेंकता हूँ। रहने दो अकबर, जब नीलम मना कर रही है तो मान जाओ। इस मर्तबा साबरा ने कहा। वो लरज रही थी। अरे अम्मी क्या बात करती हैं? आप ही नीलम की बातों में आ गई। ये मोमबत्ती है, कोई सांप तो नहीं है। ये कहकर इसने मोमबत्ती उठाने के लिए हाथ में पकड़ ली, पर वह चीख मारकर पीछे हट गया। इसकी उंगलियां बुरी तरह झुलस गई थी। यूं मालूम होता था कि इसने मोमबत्ती ना पकड़ी हो, कोई लाल अंगारा सलाख पकड़ ली हो। अकबर कमरे से बाहर निकल आया। साबरा ने दुआओं की अलमारी से एक ट्यूब निकाली और मरहम इसकी उंगलियों पर मल दिया। मरहम लगाने के बाद भी काफी देर तक जलन ना गई। उंगलियां इस तरह जल रही थी कि उंगलियों की चर्बी तक दिखाई देने लगी थी। शदीद जलन थी। इसे किसी कल चैन नहीं था। फिर बहुत देर बाद इसकी जलन कम हुई। हैरत की बात यह थी कि सुबह तक इसकी उंगलियों के जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। इस वाकये के बाद फिर किसी ने मोमबत्ती को हाथ लगाने की कोशिश ना की। मोमबत्ती सिगार में इस पर रखी दिन रात जलती रही। जलने के बावजूद वो ना पिघली और ना छोटी हुई। जैसे पहले दिन थी वैसी ही रही। सैदपुर के जिन ने ठीक कहा था कि ये शमा मेरी मोहब्बत की मजहर है, इसे कोई नहीं बुझा सकता। और वाकई इसे कोई नहीं बुझा सका। मामू फुरकान भी नहीं। जब इससे मामू फुरकान का अमल नाकाम हुआ और वो कोर्ट में मुब्तला कर दिए गए थे और इनकी दुकान को जलाकर खाक कर दिया गया था, तब से वो कुछ थम से गए थे। मोमबत्ती का पता चलने पर वो गुलशन आए जरूर थे, लेकिन वो हालात और वाकयात सुनकर और मोमबत्ती को देखकर वापस चले गए। उन्होंने यही मशवरा दिया कि इसको ना छेड़ो, तुम्हारा क्या लेती है, इसे जलने दो। तब से घर के हर फर्द ने इस मोमबत्ती को अहमियत देना छोड़ दी थी। इस हैरतअंगेज मोमबत्ती को मामू फुरकान के अलावा खानदान के किसी और फर्द ने ना देखा था। घर वालों ने और किसी को ये बात बताई भी ना थी कि खामखा तमाशा बनेगा। अगर कोई खानदान का फर्द घर आता, पास पड़ोस या मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब आते तो इस बेडरूम को बंद कर दिया जाता। जब से इस बेडरूम में शमा रोशन हुई थी, नीलम की कैफियत बदल गई थी। अब वो ज्यादातर इस बेडरूम में ही रहती थी। नाश्ता कर लिया, बेडरूम में आ गई, खाना खा लिया, रात को थोड़ी बहुत देर टीवी देखा और फिर बेडरूम का रुख किया। एक तब्दीली और इसमें आई थी, इसने डरना छोड़ दिया था। पहले वो बेडरूम से भागती थी, रात को साबरा के पास सोती थी। बेडरूम में अकबर तनहा सोता था, लेकिन अब वो दिन भर बेडरूम में घुसे रहना चाहती थी। रात को अलबत्ता वो साबरा के साथ सो जाती थी, लेकिन जिस दिन से इस कमरे में शमा रोशन हुई थी, इस रात से अकबर वहां ना सो सका था। इस रात अकबर का हाथ जला हुआ था, ऐसे भी नींद नहीं आ रही थी। कोई 12 बजे के करीब इसे मियाओं की खौफनाक आवाज आई।
वो लिहाफ में सिमट कर रह गया। फिर किसी ने इसके जिस्म पर से लिहाफ उतार लिया। लिहाफ दूर कालीन पर गिरा। अकबर ने जब करवट लेकर लिहाफ की तरफ देखा तो वो काम उठा। वो खौफनाक बिल्ला लिहाफ के अंदर से निकला और देखते देखते गधे के बराबर हो गया और अपनी अगली दोनों टांगे झुकाकर इसने अकबर पर जस्त लगाने के लिए पर तोले। अकबर के होश उड़ गए। वो गिरता पड़ता कमरे से निकल भागा। इस रात के बाद से अकबर की अपनी बेडरूम में सोने की हिम्मत ना हुई। अब रात को बेडरूम खाली रहने लगा। नीलम, साबर और राशिदा इकट्ठा एक कमरे में सोती, अकबर गेस्ट रूम में सोता और बाबर अपने कमरे में। रात को इस बेडरूम को मुकफिल कर दिया जाता था। एक दिन दोपहर को खाना खाकर नीलम कुछ देर आराम करने की गर्ज से अपने बेडरूम में आकर लेटी तो उसके लेटते ही कमरे में मसूर कुन खुशबू फैल गई। इस खुशबू से अच्छी तरह वाकिफ थी। इस खुशबू से रूह तक मुअत्तर हो जाती थी, जिस्म जान में कैफ सा छा जाता था। इस खुशबू के साथ ही इस कमरे में हल्का हल्का धुआं फैलता हुआ महसूस हुआ। वो चौंक पड़ी। ये तो किसी के आने की अलामत थी। इसने घूमकर सिंगार में इसके आईने की तरफ देखा, वहां वो मौजूद था। नीलम फौरन उठकर बैठ गई। वो धीरे धीरे आईने से निकलकर इसके सामने आ गया। वो जर्क बर्क लिबास पहने था, गले में सच्चे मोतियों की माला चमक रही थी। आज वो साफा बांधे हुए ना था। इसके सुनहरी घुंघराले बाल सोने की तरह चमक रहे थे। इसकी पेशानी पर सुर्ख रंग की एक पट्टी बंदी थी। इस पट्टी के दरमियान एक बड़ा सा हीरा टिका हुआ था। वो शहजादों की तरह कदम उठाता इसके बेड के नजदीक आ गया। नीलम ने फौरन लिहाफ समेट लिया। इसके बैठने की जगह बन गई। शुक्रिया। इसके होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। इसने अपनी चमकती आंखों से नीलम को देखा। फिर वो इसके मुकाबिल बेड पर बैठ गया। वो इस कदर हसीन लग रहा था कि नीलम कोशिश के बावजूद इस पर से अपनी नजर न हटा सकी। अब मुझसे डर तो नहीं लगता? इसने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, नीलम ने फौरन कहा। डरने की क्या बात है भला? अच्छा, इसके लहजे में खुशी थी। आप कई दिन के बाद आए हैं? नीलम के मुंह से बेख्तियार निकला। मेरा इंतजार था आपको? इसने पूछा। अगर मैं कहूँ हाँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर मैं कहूँ ना तो मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का जब तुम मेरा इंतजार करोगी। कल तुम कौन हो? तुमने मेरा नाम लिया, मुझे तुम कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। मुझे और कुछ नजर नहीं आता। कल मैंने पूछा कि तुम कौन हो। नीलम ने फिर अपना सवाल दोहराया। नीलम, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं फिर बताता हूँ, मैं एक जिन हूँ, एक गैर इंसान। इसने धीरे से कहा। तुम क्या चाहते हो? नीलम ने पूछा। ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हर लम्हा तुम मेरे सामने बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं यहाँ तक कि क्यामत आ जाए। ये कैसे मुमकिन है? नीलम ने परेशान होकर कहा। मेरी दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। हाँ, तुम्हारी दुनिया की मैं नहीं जानता। कर्ल ने बड़े यकीन से कहा। मैं चाहूं भी तो मुमकिन नहीं। नीलम ने अपनी दुनिया की बात की। तुम चाहोगी तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, तुम चाहो तो। कर्ल ने राह दिखाई। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा शौहर है, मेरे घर वाले हैं। और नीलम की बात अधूरी रह गई। तुम ये भूल जाओ कि तुम शादीशुदा हो। तुमने देखा कि शादी करके अकबर को क्या मिला, और इसे कुछ मिलेगा भी नहीं। वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर इसने ऐसा किया तो नतायज का खुद जिम्मेदार होगा। नीलम, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। कर्ल ने इसे समझाया। मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नीलम उलझन का शिकार हो गई। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा शौहर और मेरे घर वाले सब महफूज रहेंगे इस वक्त तक, जब तक वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा रास्ता रोकना इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने मेरी राह में आने की कोशिश की, इनका अंजाम भी देख चुकी हो। कर्ल ने साफ लहजे में बताया। मुझे अपने अंजाम की फिक्र है। मेरा क्या होगा? नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। अंजाम की फिक्र किससे है? मोहब्बत की आंखें कहाँ होती हैं? मोहब्बत अंधी होती है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दुनिया वाले मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। वो मुझसे तुम्हें ना छीन पाएंगे। कर्ल ने बड़े यकीन से कहा। नीलम कर्ल को देखती रही। कर्ल इसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा। फिर वो मुस्कुराता उठा और आईने में गायब हो गया। इसके जाने के बाद नीलम लिहाफ ओढ़कर लेट गई। एक दिन सब लोगों ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। अकबर के दिल में बड़े अरमान थे। नीलम से शादी की इसको बेइंतहा खुशी थी। शादी के बाद इसने एक माह के लिए हनीमून पर जाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया था, लेकिन इसके सारे प्रोग्राम खाक में मिल गए थे। हनीमून तो दूर की बात थी, अभी इसकी जिंदगी में सौगात तक ना आई थी। कराची आते ही दहशतजदगी के पे दर पे वाकयात पेश आए थे। इस तरह के वाकयात का लाहौर जाते हुए ही सिलसिला शुरू हो गया था, जो आज तक जारी था। पिछले 2-4 दिनों से कुछ घर में अमन अमान था। जब से घर में शमा रोशन हुई थी तब से कुछ सुकून मिला था। अलबत्ता नीलम बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो हर वक्त गुमसुम बैठी रहती थी। कोई अगर कुछ कहता तो मुस्कुरा देती। तब अकबर ने पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया। मामू का घराना और बाबर के घर वाले इस पिकनिक में शामिल थे। एक कोस्टर किराए पर ले ली गई। नाश्ते के फौरन बाद ही ये लोग घर से निकल गए। समंदर के किनारे एक हट किराए पर ले ली गई। नीलम शादी से पहले जब कराची आई थी तो वो समंदर पर गई थी जरूर थी, लेकिन नहाई नहीं थी। न जाने क्यों इसकी चलती लहरों से बड़ा डर लगता था। लेकिन इस दिन अकबर ने इसके दिल से समंदर का खौफ दूर कर दिया। इसने राजदा, शमसा और नीलम को अपने साथ लिया और समंदर की तरफ बढ़ गया। नीलम समंदर में उतरने से झिझकने लगी तो राजदा और शमसा ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और वो इसे खींचती हुई समंदर में ले गई।
नीलम का ख्याल था कि समंदर का पानी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा न था। समंदर का पानी गर्म था। थोड़ी देर में नीलम लहरों की आदी हो गई। वो भी शम्स और राशिदा की तरह इनसे खेलने लगी। समंदर में उतरने का नीलम का ये पहला तजुर्बा था। अकबर को इसे समंदर की लहरों से खेलते हुए देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो इसके नजदीक ही था। इसने आगे बढ़कर नीलम का हाथ पकड़ लिया और बोला, और नीलम आगे चलो। नीलम ने इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो कुछ सोचकर खौफ से कांप उठी थी। इसने कहा था, नीलम मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीलम ने घबरा कर कहा, अकबर खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन अकबर पर जैसे जुनून तारी हो। इसने नीलम का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और इसे खींचता हुआ ले जा रहा था, आगे ही आगे, यहाँ तक कि समंदर की एक बड़ी लहर इनके सरों पर आ पहुंची। देखने वालों ने देखा कि इस बड़ी लहर ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। लहर इतनी पुरजोर थी कि अकबर के हाथ से नीलम का हाथ छूट गया। जब वो लहर वापस गई तो अकेला अकबर समंदर में खड़ा हाँप रहा था। नीलम का कहीं पता ना था। मेरी बच्ची साबरा ने नीलम को सतह पर ना पाकर अपना दिल थाम लिया। साबरा और रेहाना मोमानी समंदर के किनारे पत्थरों पर बैठी थी। बाबर और मामू फुरकान किनारे के करीब ही पानी में बैठे थे। पानी में सबसे आगे नीलम और अकबर थे। जब अकबर नीलम का हाथ पकड़कर इसे समंदर में आगे की तरफ खींचता हुआ ले गया तो ये मंजर घर के सब अफराद देख रहे थे। मामू फुरकान ने इसे ज्यादा आगे जाने से आवाज लगाकर मना भी किया था, मगर अकबर ने मामू फुरकान की बात सुनी कहाँ थी। वो नीलम को खींचता हुआ आगे ही आगे बढ़ता गया। शायद वो नीलम को लेकर समंदर की लहरों में गुम हो जाना चाहता था। समंदर की एक बड़ी लहर ने एक झटके से इन्हें जुदा कर दिया। अकबर के पांव जमीन से उखड़ गए। वो लहर के साथ बह गया। इसके कानों और आंखों में पानी भर गया। इसने बड़ी मुश्किल से अपने कदम रेत पर जमाए और चारों तरफ देखने लगा। चंद लम्हे तो इसकी समझ में ही कुछ ना आया कि क्या हुआ। फिर जब इसे याद आया तो बेकरार होकर अपने आसपास देखने लगा। वो जिसका हाथ इसने थामा था वो अब कहीं नहीं थी। मामू फुरकान की आवाजें इसके कानों में पड़ रही थी। अकबर अकबर वापस आ जाओ, एक खौफनाक लहर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। अकबर ने मामू फुरकान की आवाज पर सामने नजरें उठाकर देखा तो वाकई एक ऊंची लहर इसी तरफ आ रही थी। लेकिन अकबर ने इसकी परवाह ना की। वो मजबूती से अपने कदम जमाए खड़ा रहा और ऊंची नीची लहरों पर नजर में जमाए हुए था। नीलम कहीं नजर आए और वो इसकी तरफ लपके। इस बड़ी लहर के नजदीक पहुंचने से पहले ही मामू फुरकान अकबर तक पहुंच गए थे और उसे खींचते हुए किनारे की तरफ ले आए। इसे किसी लहर की फिक्र ना थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नीलम को तलाश कर रहा था। मामू मुझे छोड़ दीजिए, आपको मालूम नहीं कि नीलम डूब गई है। अकबर होश में आओ, समंदर इस वक्त बहुत बिफरा हुआ है। तुम अच्छे तैराक भी नहीं हो, डूब जाओगे। मामू फुरकान ने इसका हाथ न छोड़ा। खवातीन के चीखने चिल्लाने पर कई मर्द जो किनारे पर नहा रहे थे इस तरफ भागे जहां नीलम को लहर ने हड़प कर लिया था। बाबर मुहावजों की तलाश में बावलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन मुहावजों का कहीं पता न था। फिर किनारे पर घूमने वाले एक दो गोताखोरों ने समंदर में छलांग लगा दी। ये गोताखोर अवाम में से ही थे। अकबर समंदर में जाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, तब साबरा इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरे लाल होश में आ, नीलम को बचाने के लिए बहुत से लोग समंदर में कूद गए हैं, तू ना जा। से हैरत अंगेज बात यह थी कि नीलम बस अचानक ही गायब हो गई थी। समंदर में डूबने वाला बार बार सतह पर आता है, लेकिन वो एक मर्तबा भी कहीं नजर ना आई। लोगों ने इस बड़ी लहर को उनके सरों से गुजरते देखा था और फिर नीलम इस तरह गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग। यूं लगता था जैसे कोई समुद्री जानवर इसकी टांग खींच कर ले गया हो। गोताखोरों ने बड़ी देर तक और बड़ी दूर तक नीलम को तलाश किया, लेकिन वो इनके हाथ ना आई। बिल आखिर सब थक हार कर एक एक करके किनारे पर पहुंच गए। अभी नीलम के डूबने के बारे में क्या आसाराइयां हो रही थी कि अचानक किसी ने कहा, नीलम तो हट में बैठी है। ये खबर सुनाने वाली राजदा थी। वो बाथरूम जाने के लिए हट में आई थी कि इसकी नजर नीलम पर पड़ी। वो फर्श पर बैठी साख्त आंखों से किसी नजर न आने वाले नुक्ते को घूर रही थी। इसे राजदा के आने का पता चला न जाने का। वो पत्थर की मूर्ति बनी खामोश बैठी थी। राजदा दौड़ती हुई वापस आई। इसने चीख चीख कर नीलम के हट में मौजूद होने का ऐलान किया। ये सुनकर सबसे पहले अकबर हट की तरफ भागा। राजदा, तुम सच कह रही हो ना? ये कैसे हो सकता है? बाबर ने हैरत से कहा और तकरीबन दौड़ता हुआ हट की तरफ चला। नीलम के साथ सब मुमकिन है, मामू फुरकान ने गहरा सांस लेकर कहा। वो भी तेज कदमों से हट की तरफ चले। अल्लाह तेरा शुक्र है। साबरा ने इस खबर को सुनकर फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे पहले दाखिल होने वाला अकबर था, फिर बाबर, इसके बाद मामू फुरकान पहुंचे। नीलम ने अब बैठे बैठे झूमना शुरू कर दिया था। इसके सर के बाल खुल चुके थे। अब वो इसके सर के घूमने के साथ साथ फिजा में लहरा रहे थे। वो अपने सर को जोर जोर से घुमा रही थी। सब इसे गौर से देख रहे थे। किसी की हिम्मत ना थी कि वो आगे बढ़ता और इसे झूमने से रोकता। फिर वो खुद ही झूमते झूमते अचानक रुक गई और उसने अपना सर झुका लिया। चंद हमें सजदे में पड़ी रही। इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। फिर इसने एक झटके से अपना सर उठाया। इसने एक एक करके अपने सामने खड़े अहले खाना को देखा। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। रास्ता और शमसा इसकी आंखें देखकर मामू फुरकान और बाबर के पीछे छुप गईं। ये नीलम की आंखें थी ही नहीं, ये तो किसी खूनी की आंखें मालूम हो रही थी। ये खूनी आंखें घूमते घूमते अकबर पर रुक गईं। तो वो तू है? नीलम की आवाज भी बदल गई। वो करख्त मर्दाना आवाज में बोली। अकबर कुछ ना बोला, खामोशी से देखता रहा। मैंने तुझको पहले मना नहीं किया था कि मेरा हाथ ना पकड़, मगर तू नहीं माना। आखिर तू मेरा हाथ क्यों पकड़ता है? तू बाज क्यों नहीं आता? वो गुस्से से बड़े सख्त लहजे में बोल रही थी। बस जी, बच्चे से गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मामू फुरकान ने फौरन बात को संभाला। फुरकान, तू क्यों बोलता है? ये क्यों नहीं बोलता? क्या इसके मुंह में जुबान नहीं है? तब मामू फुरकान ने इसके करीब होकर सरगोशी में कहा,
अकबर माफी मांग लो। मैं नहीं मांगूंगा माफी। मैं किस बात की माफी मांगू? मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म क्या है? नीलम मेरी बीवी है। अकबर ने गुस्से से कहा। तू हमारे सामने अकड़ता है? तू जानता नहीं कि हमने अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल दी है? ये तेरे बराबर फुरकान खड़ा है, इससे पूछ। अपनी माँ साबरा के हाल से इबरत पकड़। नीलम ने अपनी लाल अंगारा आंखें इसके चेहरे पर गाड़ दी। एकदम अकबर के दिमाग में टीस सी उठी। वो बेख्तियार सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। जो हमें नहीं मानता हम इससे मनवा लेते हैं। तुझे फौरन माफी मांगना होगी और आइंदा के लिए तौबा करना होगी। याद रख हम बहुत जबरदस्त हैं। साबरा ने अकबर का हाथ नरमी से दबाया और घबराए लहजे में बोली, अकबर जिद मत करो। जो ये कहता है फौरन मान लो। इसके सर में इतनी शिद्दत का दर्द था कि इससे बोला भी नहीं जा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके सर को किसी आहनी शिकंजे ने जकड़ लिया हो। वो मुश्किल बोला, ठीक है मुझसे गलती हो गई, ये हुई ना बात। नीलम ने एक भयानक कहका लगाया। फिर बोली, अच्छा अब हम जाते हैं। ये कहकर नीलम सजदे में चली गई। थोड़ी देर के बाद इसने सर उठाया तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। इसने अपने चारों तरफ भीड़ देखी तो घबरा गई। वो फौरन उठी और दूसरे कमरे में चली गई। साबरा और मुमानी ने आना फौरन इसके पीछे चली गई।